राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंशों पर केंद्रित है। आज द्वितीय दिवस में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। विभाग की ओर से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग इस मंच पर इस संगोष्ठी के चौथे अकादमिक सत्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं और चौथे अकादमिक सत्र को संपन्न कराने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं इस कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी श्री राहुल कुमार सिंह, जो संयुक्त संचालक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और साथ में संग्रहालय विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं सर मंच पर स्थान ग्रहण करने के लिए। और साथ ही इस सत्र का संयोजन करने वाले थे डॉक्टर मृगांक शेखर श्रीवास्तव जी, बोधगया मगध विश्वविद्यालय से। अभी वो रायपुर उनका आगमन हो रहा है, तो इस सत्र में संयोजन के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश सोनी जी को, जो सहायक प्राध्यापक हैं सुकमा कॉलेज में। आप दोनों मंच पर स्थान ग्रहण करें। एक बात आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा, हमारे सीनियर ऑफिसर डॉक्टर पारक सर भी यहाँ पे मौजूद हैं। इस कार्यालय के इस मंच पे इस प्रकार के आयोजन कराने के लिए हम लोग राहुल सिंह सर से ही सीखते आए हैं और हमारा यह सौभाग्य है कि जो कुछ अच्छा सीख पाए और जो कुछ आप लोग अच्छा देख रहे हैं वो उन्हीं का सिखाया हुआ है। रायकवार सर, राहुल सिंह सर, ये हम लोगों के लिए एक आदर्श के समान रहे हैं ऐसे आयोजनों के संयोजन के लिए। और जो कुछ कमियां अगर परिलक्षित हो रही हैं तो वो मेरी अपनी हैं। इस सत्र में 5 शोध पत्रों का वाचन किया जाना है और आगे के इस अकादमिक सत्र के संचालन के लिए हम यह मंच श्री राहुल कुमार सिंह और डॉक्टर ओम प्रकाश सोनी जी को सौंपते हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश, आज चौथे अकादमिक सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्री राहुल सिंह सर और संयोजक के तौर पर मैं ओम प्रकाश सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस सत्र में कुल 5 पेपर पढ़े जाते हैं और यह सत्र बड़ा ही रोचक होने वाला है। इसमें आपको कलचुरी भी मिलेंगे, सौर उपासना भी मिलेंगी, फड़ी नागवंशियों के बारे में भी, सोमवंशियों के बारे में, बस्तर के काकतियों के बारे में भी और छिंदक नागवंश के बारे में। कुल मिला के आपको पूरे छत्तीसगढ़ के जितने क्षेत्रीय राजवंश उसके सारे शोध पत्र आपको इसमें देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। अगला शोधालेख है सौर उपासना का केंद्र रतनपुर, कलचुरी काल के विशेष संदर्भ में, डॉक्टर जया चावला एवं डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहू। अगला है भोरमदेव क्षेत्र के फड़ी नागवंशियों के प्राप्त अभिलेख, श्री अजय कुमार चंद्रवंशी। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मैं अजय चंद्रवंशी, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद में प्रवर्धन में कार्यरत हूँ। मेरा सब्जेक्ट है जो आलेख का भोरमदेव क्षेत्र के फड़ी नागवंशियों के प्राप्त अभिलेख। जैसे कि हम जानते हैं, इतिहास में किसी भी राजवंश के बारे में प्रामाणिक जानकारी के संदर्भ में अभिलेखी साक्ष्यों का सर्वाधिक महत्व होता है। अंत में इस सत्र के सत्राध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल कुमार सिंह सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, वे आए और अपने ज्ञान के नम्रित वचनों से हम सभी को बताते हैं। धन्यवाद सोनी जी। आपका आभार और जो इस सत्र में जिन लोगों ने अपने परिचय प्रस्तुत किए उन सबका भी आभार। उन पर अलग अलग टिप्पणियाँ हुई हैं और अलग से कुछ कहने के बजाय मैं प्रयास करूंगा कि उन सभी में जिन चीज़ों को मैं अनुभव करता हूँ सामान्य तौर पर, उसको मैंने अपने प्रेजेंटेशन में शामिल किया है, तो वो सभी बातें उन पर कमोवेश लागू होती हैं। आदरणीय व्योमकेश सर, डॉक्टर निगम सर, रायकवार
पवार सर, गुप्ता साहब, आप सभी मेरे साथी, विभागीय साथी, राठौर जी और जितने शोधार्थी हैं, आप सभी का अभिवादन करते हुए मैंने एक प्रेजेंटेशन छोटा सा बनाया है। कुल 8 स्लाइड हैं। 2 स्लाइड वास्तव में आपके स्वागत और समापन के हैं और विषय के और शीर्षक के। कुल 8 स्लाइड में मैंने अपनी बात कहने का प्रयास किया है। आप लोगों के लिए अगर सुविधाजनक है तो ठीक है, अदरवाइज आप सामने अगर आ सकें, सामने की खाली सीटों पे अगर आप सुविधाजनक हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये इसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा है अपनी बात को। एक हिस्सा तो जिस विषय पर ये आधारित है उस विषय को लेकर, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंशों को लेकर, और राजवंशों पे बात करने के लिए मुझे आवश्यक लगा कि राजवंशों को भी 3 हिस्सों में देखा जाए। एक तो राजवंशेतर काल छत्तीसगढ़ का, जिसके बाद राजवंश एमर्ज होना शुरू होते हैं, दिखाई पड़ना शुरू होते हैं, लेकिन वे ऐसे राजवंश हैं जिनके प्रमाण तो मिलते हैं लेकिन सीधे उनका शासन यहाँ रहा या उनको क्षेत्रीय राजवंश माने, ऐसे पुष्ट प्रमाण हमको नहीं मिलते। और तीसरा वो भाग है जो प्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र के क्षेत्रीय छत्तीसगढ़ के राजवंशों के रूप में हम देख सकते हैं। इस तरह से उनको 3 हिस्सों में मैंने बांटा है। उसके बाद मैं अपने विषय यानी कल्चुरी स्थापत्य के 2 स्लाइड हैं। एक अंतिम स्लाइड है जिसमें मैंने थोड़ी सी बात की है शोध प्रविधि को लेकर, जो मुझे लगता है कि जो नए शोधार्थी हैं उनके लिए उपयोगी होगी, और अभी जो पर्चे पढ़े गए उन पर भी एक आप मान सकते हैं कि मेरा एक जनरल कमेंट है वो। तो हम आरंभ करते हैं। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। जो जैसा मैं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ को हम देखना शुरू करें तो राजवंशेतर, राजवंशों से इतर जो हमारा इतिहास है, इसमें हम इसको मैं इसलिए आवश्यक मानता हूँ कि हम जब राजवंशों की बात करते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि जहाँ से हमको चीज़ें मिलनी शुरू होती हैं, इसमें मैंने चित्रित शैलाश्रयों की भी बात की है, क्योंकि चित्रित शैलाश्रयों के जहाँ समूह मिलते हैं, खासकर जिन 2 जगहों का इसमें विशेष रूप से उल्लेख है, रायगढ़ के समूह और चाराना के समूह, तो ये हमको ऐसा लगता है कि चित्रित शैलाश्रय जहाँ बड़ी संख्या में मिलते हैं, वहाँ एक कबीलाई संस्कृति का विकास, या एक तरह से कहें कि संगठनात्मक ढांचा वहाँ आरंभ हो रहा था। तो उसकी हम पृष्ठभूमि के रूप में इसको हम देख सकते हैं। महापाषाणी स्मारक हैं जो लौह युग से लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के हैं, और कल अरुण शर्मा जी आए थे। अरुण शर्मा जी ने पहले धनोरा नामक एक स्थान, क्योंकि हम ये बालोद, धमतरी से बालोद के रास्ते पे जो है, बहादुर कलारिन की माझी बहुत प्रसिद्ध है, और उस पूरे अंचल में एक शोध पत्र भी यहाँ पढ़ा गया है। तो उस पूरे अंचल में जो महापाषाणी स्मारक है, मेगालिथिक जो कल्चर के स्मारक हैं, स्थल हैं, उसमें कट्टाभाट और धनोरा का उत्खनन हुआ है, लेकिन लगातार करीब मुजगहन, सोरल, चिरचारी, अलग अलग ढेर सारे ऐसे गांव हैं जिन गांवों में इस तरह के अवशेष मिलते हैं जो लौह युग से संबंधित हैं। हम उसके आगे आवासीय संरचनाएं मिलती हैं जिनसे एक संगठन, एक व्यवस्था के हमको अनुमान होता है। सागर विश्वविद्यालय ने जो मल्हार में उत्खनन कराया था, और उसके पश्चात उत्खनन शाखा नागपुर ने जो उत्खनन कराए मल्हार में, वहाँ से हमको जानकारी मिलती है।
मिट्टी के परकोटे वाले गढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जब भी चर्चा होती है तब ये एक प्रकार से निगम से कुछ बिंदुओं की ओर जो संकेत कर रहे थे कि बहुत सारे अनसुलझे सवाल भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी हमारे इतिहास में अंश हैं, बाद के काल में भी, पूर्व काल में भी, जिनमें हमको शायद अभी अधिक शोध की या हमको अधिक अभी उपलब्धियों की, प्राप्तियों की हमको प्रतीक्षा है। मिट्टी के परकोटे वाले गढ़ उसी प्रकार के हैं। मोटे तौर पे जो वहाँ से मृदभांड या सिक्के मिलते हैं उनके आधार पर लगभग मोटे तौर पे उन्हें 2500 साल लगभग पुराना माना जाता है। और ऐसे ढेर सारे गढ़, बड़ी संख्या में ऐसे गढ़ वर्तमान जांजगीर चांपा जिले में हैं। इसके अलावा भी हैं, लेकिन जो बहुत करीब, क्योंकि जांजगीर चांपा जिले में जो ऐसे गढ़ हैं, बहुत सारे गढ़ ऐसे हैं जिनके बीच की दूरी मुश्किल से 3 या 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। ऐसे ढेर सारे गढ़ बड़ी संख्या में, अगर आप गूगल मैप पे कभी देखें तो बहुत स्पष्ट रूप से वो दिखाई पड़ते हैं। चारों ओर खाई है, मिट्टी की दीवारें हैं, वो आपको बहुत आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट। जैसा मैंने कहा था कि राजवंशेतर कालों के बाद हम परोक्ष राजवंशों की बात करें, जिनकी उपस्थिति का अनुमान बहुत स्पष्ट रूप से उनके अवशेषों के आधार पर, क्योंकि हम जब भी ये बातें कर रहे हैं तो हमेशा सोर्स मटेरियल को ध्यान रखना चाहिए। आप अलग अलग पर्चों के साथ जो कमेंट आए या जो सत्र संचालकों ने जिस बात की ओर संकेत दिया कि आपका स्रोत क्या है, तो दरअसल जो आपके स्रोत होते हैं वो कोई स्थल होता है, कोई अवशेष होते हैं, वस्तु, स्मारक या कोई प्रकाशन, कोई साहित्य होता है, या उस पर किया गया कोई शोध कार्य जो पूर्ववर्ती आपके शोधार्थियों द्वारा किया गया होता है। तो ऐसे जो ढेर सारे चीज़ें हमको पता लगती हैं। रामगढ़ जो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, आप सभी उससे परिचित हैं, जिसको प्राचीनतम नाट्यशाला, राम का वनगमन पथ, कालिदास के मेघदूत की स्थली जैसी चीज़ें उसके साथ कही जाती हैं। मौर्य वंश से उसको संबंधित किया जाता है। एक चीज़ आगे की चर्चा में आएगी, लेकिन रामगढ़ के संदर्भ में मैं कह देना चाहूँगा कि शोध की संभावनाएं किस प्रकार से होती हैं। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ उसका लिया जा सकता है कि ये बहुत प्रसिद्ध है कि, और हम बार बार ये दोहराते आते हैं कि सुतनु का नाम देवदासी तम काम युद्ध, जो सुतनु का और देवदीन के प्रेम प्रसंग की बात हम वहाँ बार बार कहते हैं। एक शोधार्थी सुष्मिता बोस मजूमदार ने उस पर एक नया प्रकाश, हम पिछले 100-125 साल से इस बात की चर्चा करते आ रहे हैं, लेकिन शोध की संभावना किस प्रकार बनी रहती है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि सुष्मिता बोस मजूमदार जी ने यह पहली बार इस बात की ओर ध्यान कराया कि हम जिसे सुतनु का नाम देवदासी पढ़ते हैं, उसमें हम 2 बातों को ध्यान नहीं देते। एक तो सुतनु का नाम, अगर नाम लिखा है तो न के ऊपर आ की मात्रा नहीं है, तो वो सुतनु का नम वास्तव में पढ़ा जाएगा, सुधार के आप भले उसको नाम पढ़ें। और उसके बाद अगला जो हिस्सा है वो पूर्ण विराम का है, खड़ी पाई का है। उसे बाई मिस्टेक मार्क अगर माने तो फिर जब नीचे चौथी लाइन में फिर से देवदीन नाम आता है, वो भी देवदीन नम है और उसके बाद फुल स्टॉप है। और उन्होंने ये प्रश्न किया है कि हम इसको जो परंपरा रही है, किसी शिलालेख के आरंभ होने की परंपरा रही है, उसको हम सुतनु का नमः क्यों नहीं पढ़े, हम नाम क्यों पढ़े, या हम देवदीन नमः क्यों नहीं पढ़े और फुल स्टॉप क्यों नहीं पढ़े। तो वो देवदासी और रूपदक्ष उसके बाद की बात है, और यहाँ ये पूर्ण विराम है। शोध की संभावनाएं, प्रश्न उठाना, संदेह करना, जिज्ञासा करना किस प्रकार से सार्थक हो सकता है और आपके शोध को गति दे सकता है, नए तथ्यों को उजागर कर सकता है, विचार के लिए प्रेरित कर सकता है, इसका एक उदाहरण है। इस रूप में इसे हम देख सकते हैं।
सातवाहनकालीन जो अलग अलग हमको उल्लेख मिलते हैं, किरारी के काष्ठ स्तंभ से आप सभी परिचित हैं, यहाँ संग्रहालय में ही वो हिस्सा रखा है और वो भी शोधार्थियों के लिए ये बहुत रोचक है। कल एक चर्चा हो रही थी, आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र जी कह रहे थे, फाइंडिंग स्टोरी, किसी पुरावशेष के प्राप्ति का विस्तार से जानकारी कितनी आवश्यक होती है, वो उसका बहुत अच्छा उदाहरण है किरारी का काष्ठ स्तंभ लेख। हीरानंद शास्त्री ने उसका वाचन किया था, लोचन प्रसाद पांडे जी उसमें रहे थे, तो लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय जी जो स्थानीय वहाँ के व्यक्ति थे, उन्होंने आई कॉपी बना ली थी, जिसके कारण वो संभव हुआ था। बहुत विस्तार में मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन कैसे एक ऐसा व्यक्ति जो पुरातत्व का व्यक्ति नहीं है, वो किसी भी पुरातत्वविद की तुलना में भी अगर सजग व्यक्ति है, तो किस प्रकार ऐसे अध्ययनों में वह सहयोगी हो सकता है और उसका उद्यम मूल्यवान हो सकता है, इसका एक अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण एक उदाहरण है। मल्हार और ऋषभ तीर्थ गुंजी या दामोदरा के नाम से जिसको हम जानते हैं, पूसव तिथि वहाँ प्राकृत शिलालेख है, और ऋषभ तीर्थ की चर्चा महाभारत के वन पर्व में भी आती है कि जब पांडव वन पर्व में यात्रा करते हैं तो इस तीर्थ में भी आते हैं। कौशल में ये तीर्थ बताया गया है। साहित्यिक प्रमाणों से भी ये शिलालेख और उसकी पुष्टि होती है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक इसी तरह मगवंश की भी चर्चा इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये वायु पुराण में उल्लेख आता था कि और बहुत रोचक है, जो नए आप लोग हैं जिनको शायद उस बात का अनुमान न हो, उनको बहुत रोचक लग सकता है कि पुराणों में कई बार हम एक तरीका होता है इतिहास का जिसको कहा जाता है कि जो हिस्टोरिकल प्रेजेंट, ऐतिहासिक वर्तमान की शैली होती है कि हम कहें कि रामचंद्र जी जा रहे हैं और रास्ते में उनको केवट मिला और केवट कह रहा है, हम हम प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि बीती बात को हम भूत की तरह बात करें, हम पास्ट टेंस में बात करें। लेकिन एक तरीका और है जो हमारे पुराणों में, शास्त्रीय ग्रंथों में इस्तेमाल किया जाता है, वो समय का एक ऐसा चक्र वो रचते हैं जैसा यहाँ किया गया है। वायु पुराण में यह बताया गया है कि आगे आने वाले भविष्य में कौशल में 9 शासक होंगे मगवंश के या मेघवंश के, जिसकी चर्चा सर निगम सर कल कर रहे थे। तो वो बताते हैं, वास्तव में ये पढ़ के बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि ये राजा हो चुके हैं, हो चुकने के बाद ये लिखा जा रहा है। लेकिन अगर वो राजा ईस्वी की पहली शताब्दी में हुए हैं तो लेखक अपने को ईस्वी पूर्व की पहली शताब्दी में अगर प्लेस कर ले तो वो कहेगा कि ऐसे ऐसे राजा भविष्य में होंगे। अगर वो ईस्वी की दूसरी शताब्दी में लिख रहा है तो वो कहेगा कि ऐसे ऐसे राजा हो चुके हैं। तो ये बहुत रोचक है। और उसके साथ तथ्य ये है कि मल्हार से ऐसे ढेर सारे सिक्के मिले हैं जो बाद में इनकी पुष्टि होती है कि जो वायु पुराण में जिक्र आता है, वो वायु पुराण का जिक्र यहाँ इन प्राप्त सिक्कों से हमको दो तो बहुत स्पष्ट रूप से शिवमग और यामग, दो बहुत स्पष्ट रूप से हमको शासकों का नाम मिलता है और भी मग शासकों के सिक्के हमको मिले हैं। प्रयाग प्रशस्ति की चर्चा बार बार यहाँ हो रही थी, बहुत उसको मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन हम जब इसका उदाहरण मैं इसलिए यहाँ रखा हूँ कि हम जब प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी संदर्भ को इस्तेमाल करते हुए हमको थोड़ा सा उसके एक स्तर नीचे भी, एक गहरे भी उतरना चाहिए। क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति की जब बात होती है तो ये बात जब मुझे पहली बार पता लगी थी, निगम सर का जिक्र बार बार आ रहा है क्योंकि जितनी बातें मैं कह रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं उन्हीं की बातों को दोहरा रहा हूँ, मेरी अपनी नई कोई बात नहीं है। हम लोग जब एमए में थे तो निगम सर ने इस ओर ध्यान कराया था
कि जो प्रयाग प्रशस्ति है वो मूलतः अशोक का अभिलेख है और उसमें जहांगीर ने भी अपना लेख लिख पाया है। हम इस बात को कभी ध्यान नहीं देते। और उससे आगे बढ़कर एक और तथ्य कि वो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है, लेकिन मूलतः वो वहां तो कोई इस तरह से लगे होने का, वो तो जिस तरह से सजा के लगाया गया है ये समझ में आता है कि बाद में प्लेस किया गया है। इस बात की न चर्चा होती, न शायद कभी जिज्ञासा होती। मूलतः वो स्तंभ था वो कौशाम्बी का है, कौशाम्बी से लाया गया है। तो इस तरह से जब हम किसी को कोट करते हैं, अगर हम प्रयाग प्रशस्ति कह रहे हैं, तो प्रयाग प्रशस्ति से हम एक प्रयाग प्रशस्ति के आगे पीछे का एक दो पन्ना और देख लें कि प्रयाग प्रशस्ति है क्या। ये आप सभी, इसलिए मैंने इस उदाहरण को रखा है और इसलिए भी कि यहाँ से छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है जिसकी बार बार चर्चा हो रही थी, कोसल का महेंद्र और महाकांता का यात्रराज, दो शासकों का जिक्र इसमें आता है। थोड़ी किस्से कहानी में अधिक कह रहा हूँ जहाँ लेकिन ऐसा लगे तो प्रभात इस पूरा दारोमदार है, तो वो आप प्रभात आप अपनी योजना अनुसार मुझे संकेत दीजिएगा। और यहाँ हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, ये सब आपके ध्यान में है। यहाँ मैंने 3 चीजों का जिक्र किया है। एक राजवंश, राजवंश के सामने उनका काल, और काल के सामने वो स्थल, और इन स्थलों से ताम्रपत्र या शिलालेख, सिक्के या कोई मॉन्यूमेंट, मूर्तियां मिली हैं जिसके आधार पर उस राजवंश की हमको जानकारी मिलती है। चीजें लिखी हुई हैं, उसके लिए बहुत विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, समय अनावश्यक होगा। अन्य में 3 चीजें, पर्वत द्वारक जिसकी चर्चा हो रही है, ये स्फुट संदर्भ आते हैं जिसमें अभी शोध की गुंजाइश है, संभावना है, जिसकी ओर हमको ध्यान दिया जाना चाहिए। बाणवंश का सिर्फ एक पंक्ति का जिक्र आता है, पाली के महादेव मंदिर के लिंटल पे आता है, और ये अनुमान होता है कि ये बाणवंश यहाँ था। और ठीक उसी तरह एक वंश जिसका एकमात्र शिलालेख लहंगा भाटा रतनपुर के पास स्थान है, वहां से मिला था। ये शिलालेख वर्तमान में जबलपुर संग्रहालय में है और उसमें बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, लेकिन मोटे तौर पे जितनी उसकी रीडिंग हुई है ये समझ में आता है कि ये कोई कोरवा राजवंश था और वो कलचुरी राजाओं की मैडम जो अभी कलचुरी राजवंश में स्त्रियों की स्थिति की बात कर रही थी, आप कभी उसमें देखिएगा, उसमें कुछ ऐसा आता है कि कलचुरी राजलक्ष्मी या कलचुरी किसी रानी को कैद कर लिया गया था, ऐसा कुछ स्फुट, बहुत स्पष्ट उसकी रीडिंग नहीं हो सकी है, लेकिन इस दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है। वो अभी अप्रकाशित है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ दिन में शायद वो संपादित होकर प्रकाशित हो जाएगा। नेक्स्ट लेंगे। प्रत्यक्ष राजवंशों का दूसरा हिस्सा निसंदेह कलचुरियों से आरंभ होता है। छिंदक नागवंश की अलग से चर्चा होती रही है, यहाँ बहुत उत्तर फिर से मैं विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं समझता। एट ए ग्लांस फणी नागवंश, सोमवंश, मराठा, दो चीजें जिनका जिक्र है कि हमको इन सभी चीजों को देखते हुए जो सीमावर्ती शासक हैं, जैसे कल भी कहा गया था कि हम इनको बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिटिकल, प्रेजेंट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं उनके साथ न देखें। हम बहुत स्वाभाविक रूप से जब बस्तर की बात करते होते हैं, नलवंश की बात करते हैं, तो उसमें उड़ीसा की पोड़ागढ़ की बात आती है या उसमें महाराष्ट्र की बात आती है। ठीक उसी तरह हम अलग अलग राजवंशों की, सोमवंश की बात आती है तो उड़ीसा की बात आती है। तो इस तरह से हमको लगातार सीमावर्ती राजवंशों को देखने की जरूरत है। और वो बहुत सारे अनसुलझे सवाल जिनकी कल भी चर्चा हुई कि क्रमादित्य और जो प्रसन्न मात्र, तो उनके सिक्के मिलते हैं, या तो कुछ सिक्के मिलते हैं, कुछ कॉपर प्लेट मिलते हैं,
कुछ इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, शिलालेख कुछ नहीं मिलते हैं, कुछ अवशेष। तो ये जो गैप इनकी वजह से आता है, महर्षि गुप्त बालार्जुन इतने महत्वपूर्ण शासक हैं, लेकिन उनका कोई सिक्का अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये अनसुलझे सवाल हैं जो समय के साथ शायद फाइंडिंग होगी तो इन पर प्रकाश पड़ेगा। इनकी संभावना पर विचार किया जा सकता है, शोध संभावना इनमें है। ये एक मैं बहुत आवश्यक मानता था, जिसकी कल चर्चा बार बार हो रही थी। इसको एक खास ढंग से इस नक्शे को और इस स्लाइड को बनाया गया है। इसको आपको पहली नज़र में शायद स्पष्ट हो ना हो तो मैं आपको स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो जो आप इस स्लाइड शो का पिक्चर ले रहे हैं मोबाइल से, वो मत लीजिए, इसलिए कि आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना परिचय देके जो भी चाहेगा मैं इसकी कॉपी आपको शेयर कर दूंगा। ये कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। नक्शे में आप देख रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ का जैसा बात हो रही थी कल भी, ऊपर का हिस्सा, उत्तर का हिस्सा सरगुजा, दक्षिण का हिस्सा बस्तर और बीच का हिस्सा जो मैदानी हिस्सा है वो पॉइंटर है, वो बीच का हिस्सा है, वो मैदानी हिस्सा। तो इसको, इन राजवंशों को इस तरह से देखना आवश्यक इसलिए होता है कि जब आप इतिहास में जाते हैं तब आप ध्यान देते हैं कि जो मध्य का हिस्सा है, मैदानी हिस्सा है, जहाँ कृषि उपज होती थी, वो कृषि उपज का क्षेत्र खालसा क्षेत्र था, कलचुरियों के सीधे अधीन था। लेकिन जो आप कंटूर में देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो वन क्षेत्र है, वो सभी ये जो बाद में नेटिव स्टेट्स बने, ये उनके अधीन हुआ करता था। तो दरअसल जो मुश्किल दुरूह क्षेत्र थे, तो पहाड़ी क्षेत्र थे, वन क्षेत्र थे और लो पॉपुलेटेड, जहाँ जनसंख्या का इसलिए घनत्व भी कम होता था, उपज कम होती थी, राजस्व की आय कम होती थी, तब कोई उस तरह से माइनिंग और बाकी चीज़ों को लेके वो हसदेव अरण्य जैसा कोई मामला नहीं था उस समय। तो उस समय इन चीज़ों को लेकर बहुत आय का साधन नहीं था, इसलिए ध्यान नहीं होता था। तो वो उस समय नेटिव स्टेट्स हुआ करते थे और आप देखेंगे कि वो नेटिव स्टेट्स की जो देशी रियासतें हैं, वो रियासतें उसी तरह बॉर्डर में हैं। अगर आप अब बीच में जो नाम लिखे गए हैं उनको क्रम को देखिए तो एक इंटरेस्टिंग चीज उसमें और आपको ध्यान कराना चाहूँगा, वो ये कि जो बार बार कल चर्चा हो रही थी कि चांद बखार, कोरिया, सरगुजा, जशपुर और उदयपुर, ये 5 हमको 1905 में ये 5 ऐसी रियासतें थी जो हमको ट्रांसफर हुई। इन 5 रियासतों में से पहली जो 3 रियासतें हैं आप देख रहे होंगे, वो उत्तर का हिस्सा सरगुजा मुख्यालय के साथ एक जिला बना। छत्तीसगढ़ के पुराने 6 जिलों को याद कीजिए आप, पुराने 6 जिलों जिसमें सरगुजा, बस्तर, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग हुआ करता था। जशपुर और उदयपुर को जोड़ा गया, रायगढ़ सारंगढ़ के साथ रायगढ़ जिला बना। फिर आगे बढ़ जाते हैं, शक्ति काफी बड़ा हिस्सा मैदानी क्षेत्र था, वो छूटा रहा, वो बिलासपुर जिले के साथ जो खालसा क्षेत्र था उसके साथ जुड़ गया। बस्तर और कांकेर दोनों को मिलाकर तब एक जिला बनाया गया। और रोचक और विशेष उल्लेखनीय इसलिए कि राजनांदगांव जिला बनने के पीछे ये नक्शा उसको समझने के लिए बहुत आवश्यक है। राजनांदगांव जिला बनाने के लिए लंबे समय से मांग चल रही थी और उस मांग को जस्टिफाइड या बहुत महत्व नहीं दिया जा रहा था, और उसके लिए एक बहुत छोटा सा प्रस्ताव, मुश्किल से 6 लाइन का प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव बलदेव प्रसाद मिश्र जी ने उसे ड्राफ्ट किया था। बलदेव प्रसाद मिश्र जी की विद्वत्ता और उनकी प्रशासनिक क्षमता
और उनकी ड्राफ्टिंग का कमाल देखिए। उन्होंने उसमें बहुत छोटे तौर पे बात की है कि राज्य जब देश आज़ाद होने के बाद इन रियासतों को इस प्रकार एक साथ जोड़कर जिला बनाया गया, जबकि राजनांदगांव, कवर्धा, छुई खदान और खैरागढ़ ये 4 ऐसी रियासतें हैं जिनका रहन सहन संस्कृति एक जैसी है, लेकिन इन चारों को एक साथ मिलाकर जिला नहीं बनाया गया, जो बहुत आवश्यक है। 4-6 लाइन का मुश्किल से प्रस्ताव है और जैसे ही ये प्रस्ताव गया उसके बाद ये जिला गठित हो गया, 7वां जिला बना ये। नेक्स्ट ले। मूल बात के लिए मैंने समय बहुत नहीं बचा के रखा, लेकिन इसको संक्षेप में आपसे बात कर लेता हूं कि देखिए 3-4 दृष्टि से देखना हमको जरूरी होता है जब हम कल्चुरी स्थापत्य की बात करते हैं। मूल विषय पे आ रहे हैं। जब कल्चुरी स्थापत्य की बात करते हैं तो एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि जब हम कल्चुरी स्थापत्य कहते हैं तो हम आर्ट स्टाइल की बात कर रहे हैं, डायनेस्टिक हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, पीरियड की बात कर रहे हैं। इन सब को अलग अलग देखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि मोटे तौर पे सरसरी तौर पे हम कल्चुरी स्थापत्य कहते हैं, लेकिन ये हमको देखना आवश्यक होता है क्योंकि एक तो कल्चुरियों का राज्यकाल बहुत बड़ा रहा है। कल्चुरी जैसे ही हम कहते हैं तो त्रिपुरी के कल्चुरी और रतनपुर के कल्चुरी तो तुरंत हमारे संदर्भ में ध्यान में आते हैं। दोनों का भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग हो जाता है, काल का बहुत लंबा विभाजन उसमें होता है, और फिर पात्र जो राजवंश है, और उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण कल जो बात हो रही थी, शायद आप लोगों का कभी ध्यान गया हो कि 2 ऐसे विशेष रूप से मैं अभिलेखों का उल्लेख करना चाहूंगा जिसकी चर्चा ओम सोनी जी कर रहे थे। नारायण पाल का जो शिलालेख है वो 1111 ईस्वी का शिलालेख, और दूसरा एक ताम्रपत्र जो पातालेश्वर केदारेश्वर महादेव मल्हार का ताम्रपत्र जो 1936-37 में पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी ने उसकी खुदाई की थी, तब वो ताम्रपत्र वहां से प्राप्त हुआ था। 2 ऐसे एसोसिएटेड डायरेक्ट एसोसिएटेड एविडेंसेस हैं मंदिरों के साथ, जिनके आधार पर हम उनके निर्माण काल को लेकर, उनके राजवंश को लेकर हम एकदम पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं। अन्यथा हमको रिलेटिव स्टडी, हम तुलनात्मक अध्ययन से या शैलीगत अनुमान से एक दूसरे से मिलान करते हुए ही हम उनके निर्माण को सोच सकते हैं। और एक इस पूरे मामले में हमको ये ध्यान देना चाहिए कि रमानाथ मिश्र जी हैं। रमानाथ मिश्र जी ने इसे जब वर्गीकृत करने का प्रयास किया था तो उन्होंने इस बात को ध्यान दिया था कि उसको कैसे वर्गीकृत किया जाए, क्यों हम राजवंशों के नाम पर उसको वर्गीकृत करें। दिक्कत यह है कि स्थपतियों के नाम नहीं मिलते। कैसे किया जाए, कैसे व्यवस्थित किया जाए, ये अभी भी स्थापत्य अध्ययन की एक समस्या कहिए या विशिष्ट स्थिति है, क्योंकि और खासकर जब हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं बहुत आसानी होती है। अगर आप उत्तर भारत के क्षेत्र को देखें तो जिसको बहुत क्लासिकली मरु गुर्जर क्षेत्र कहा जाता है, यानी गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ ढेर सारे स्थापत्य ग्रंथ प्राचीन से लेके और पिछले 200-300 वर्षों तक पुराने स्थापत्य ग्रंथ मिलते हैं, जिनके आधार पर हम वहाँ बने हुए जो मंदिर हैं उनका मिलान कर सकते हैं। उड़ीसा में इस प्रकार के ग्रंथों की कमी नहीं है। ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में ऐसे ढेर सारे ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन ये जो हिस्सा है उसमें अलग से कोई ऐसे ग्रंथ नहीं है। जैसे खासकर छत्तीसगढ़ की हम बात करें जहाँ तीनों का असर है, नॉर्थ इंडिया का, उत्तर भारत का भी असर है, उड़ीसा का भी असर है और दक्षिण भारत का भी असर है। तो ये बार बार दिक्कत होती है कि हम जो मंडप है उसको मंडप कहें कि जगमोहन कहें, ये हमारे साथ दिक्कत होती है। अधिष्ठान कहें कि वेदीबंध कहें, हम ये जो दिक्कत होती है टर्म की, पारिभाषिक शब्दों की ये दिक्कत होती है। तो ये एक ध्यान रखने की बात होती है। एक शैली को लेकर कि हम शैली बहुत आसानी से कई बार कहते हैं और एक बहुत
ऐसा जो महाविद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है, हमने भी पढ़ा है और अभी भी पढ़ाया जाता होगा। परीक्षा में आए तो आप यही लिखिएगा, मेरी बात को उस समय थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा कि नागर, द्रविड़ और वेसर ये बहुत लंबे समय से खारिज किया जा चुका कॉन्सेप्ट है। ये कुछ दक्षिण भारतीय ग्रंथों के आधार पर ये टर्मिनोलॉजी आई थी और जिसको विभिन्न विद्वानों ने कैरी किया और ये लगातार चलता आ रहा है। और अभी जितने कोर्स की किताबें हैं, आप स्थापत्य की पुस्तकें हैं, सबसे बढ़िया पुस्तकें हैं जो टेक्स्ट बुक हैं, उसमें आज भी आपको ये मिलेगा। और अभी लेकिन आप कभी अगर आपने ध्यान दिया हो, जो खासकर स्थापत्य के विद्यार्थी हैं, तो बहुत कैजुअली कहा जाता है नागर मतलब उत्तर भारतीय मंदिर, द्रविड़ मतलब दक्षिण भारतीय मंदिर, वेसर मतलब मिश्रित मंदिर। अब उसमें उड़ीसा के मंदिर कहाँ जाएंगे, या अगर उत्तर भारत में दक्षिण भारत शैली का मंदिर मिल गया तो वो कहाँ जाएगा, या दक्षिण भारत में उत्तर भारत शैली का मिल गया, भूमिज मंदिर कहाँ जाएंगे, ये इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। और एक आमतौर से जाने समझे पढ़े हुए लोग भी जो स्थापत्य के विद्यार्थी हैं, वो भी अगर मिथुन प्रतिमाएं देखते हैं तो खजुराहो शैली कह देते हैं। खजुराहो शैली जैसी कोई शैली है नहीं, वो उत्तर भारतीय जो आर्य शिखर शैली मोटे तौर पे जो मान्य है। एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है, क्योंकि भारतीय स्थापत्य को लेकर प्रोफेसर पद्म भूषण मधुसूदन ढाकी जी थे। मधुसूदन ढाकी जी का ये काम है, कुछ शोध पत्र उन्होंने प्रकाशित किए थे। जहां तक मेरी जानकारी है वो विस्तृत उनका लेख प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन अगर अलग अलग उन्होंने जो चर्चा की, और मुझे बहुत इस बात का मेरे साथ सुखद संयोग था कि मुझे सीधे उनसे मिलने का अवसर मिला और उन्होंने जो स्टाइल्स को लेकर, स्टाइल्स उनका बार बार ये कहना होता था कि सुपर स्ट्रक्चर जो शिखर है उनके आधार पर ही स्टाइल तय की जाती है और की जा सकती है। और उन्होंने उसके आधार पर जो विभिन्न प्रकार के मंदिरों की शैली की चर्चा की थी, और जितने भी स्थापत्य के ग्रंथ हैं विभिन्न क्षेत्रों के, सभी को कंपाइल करते हुए उन्होंने जो शैलियाँ चर्चा करते थे वो अलग से पूरे उसका विषय है। मैं सिर्फ नामोल्लेख यहाँ मैंने किया है, आप देख सकते हैं, लतीन, शेखरी, कुटिन, ये सब शैली। जब हम चर्चा करते हैं कल्चुरी मंदिरों का, तो भूविन्यास या भू योजना, उससे मतलब ग्राउंड प्लान और एलिवेशन, और उसके साथ हमको देखने के लिए द्वारशाख पार्श्व, उसके विभिन्न अंगोपांग और प्रतिमाएं उसमें हमको मदद करती हैं, क्योंकि विशेष रूप से हमको देखना तब होता है जब हम उस क्षेत्र में, खासकर जब छिंदक नाग और फणी नाग वंश के उदाहरणों को हम रतनपुर के कल्चुरियों के साथ, या कुछ स्थानों पर हम उस क्षेत्र जिसे हम मोटे तौर पे मान लेते हैं कि वो त्रिपुरी के कल्चुरियों का क्षेत्र है, उसके साथ जब आपस में मेलजोल होता है, उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण, थोड़ी बात कह के मैं अगले स्लाइड पे उसको चर्चा करूंगा, कि बहुत बढ़िया उदाहरण उसका शिवरी नारायण है। आप कभी शिवरी नारायण जाए तो शिवरी नारायण में आप देखिएगा कि जो मुख्य मंदिर है, उस मुख्य मंदिर का द्वार और मुख्य मंदिर का द्वारशाख की पूरी योजना है, वो पूरी योजना उस तरह की है जैसी मोटे तौर पे देव बलौदा के मंदिर की है, यानी जो हम मान सकते हैं कि जो फणी नागवंशियों द्वारा बनवाई गई रचनाओं जैसी है। लेकिन उसके ठीक सामने जो केशव नारायण मंदिर है, वो बहुत स्पष्ट रूप से ऐसे कल्चुरी मंदिरों का उदाहरण है जो स्पष्ट रूप से निर्धारित है। पातालेश्वर मल्हार का मंदिर या जांजगीर का मंदिर, कुछ विशिष्ट उदाहरणों की मैं चर्चा यहाँ कर लेना चाहता हूँ। जांजगीर का विष्णु मंदिर अपने आप में एक बहुत विशिष्ट उदाहरण है। जगती को लेकर, प्लेटफॉर्म को लेकर, शायद वो अपने किस्म का सबसे उन्नत जगती का उदाहरण है। माना जाता है कि खजुराहो का
लक्ष्मण मंदिर है उसकी जगती सबसे ज्यादा ऑर्नेट, सबसे ज्यादा अलंकृत और समृद्ध सजावट वाली है। लेकिन जो जांजगीर के विष्णु मंदिर का स्थापत्य है उसमें उसकी जगती पर आदमकद प्रतिमा है, जो मुझे लगता है कि इतना विकसित स्वरूप जगती का और भारतीय स्थापत्य में नहीं मिलता है। द्वारशाख को लेकर केपी वर्मा जी हैं, वो शायद इस पर ज्यादा अच्छा प्रकाश डालेंगे कि जो सोमवंशी परंपरा आती है वो सोमवंशी परंपरा अंतः पार्श्वों पर भी उत्कीर्ण करने की एक परंपरा सोमवंशी में रही है। द्वारशाख का सामने का सम्मुख हिस्सा है वो तो उत्कीर्ण होगा, लेकिन जो उसका पार्श्व है उस पर कमल फुल्ले उत्कीर्ण किए जाते थे। ताला के मंदिर में मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं और ठीक उसी तरह पातालेश्वर मंदिर है जिसमें द्यूत प्रसंग किया गया है, या शिवरी नारायण का केशव नारायण मंदिर है उसमें किया गया है, या गनियारी का मंदिर है जिसके अंतर द्वार पार्श्वों में कमल फुल्ले बनाए गए हैं। इस तरह से हमको ये दिखाई पड़ता है कि सोमवंशी जो परंपरा है वो कलचुरियों में कैसे ट्रांसफर हुई है, लेकिन ये हर जगह नहीं है। कुछ ही मंदिरों में उस बात को बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विशेषता मैं इस अवसर पे गुरुदेव का पुण्य स्मरण करना चाहूंगा, डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर जी का। वो इस बात का विशेष उल्लेख करते थे दो मंदिरों को, एक केशव नारायण मंदिर शिवरी नारायण और दूसरा जांजगीर का मंदिर, कि जिसमें विष्णु के सभी 24 स्वरूपों को उत्कीर्ण किया गया है। जब हम प्लान की बात करते हैं, योजना की बात करते हैं, तो जिसको हम सप्तरथ या चतुरंग मंदिर कहते हैं, उन सप्तरथ में 7 उत्तर, 7 पश्चिम, 7 दक्षिण दीवार यानी 21, और दोनों ओर जो कपिली होती है या अंतराल होता है वो 22 और 23, लेकिन 24वां पूरा करने के लिए जांजगीर के मंदिर में जो दक्षिण दिशा का अंतराल है उस अंतराल पर 2 प्रतिमाएं एक साथ उत्कीर्ण की गई हैं। इस तरह से 24 अवतार पूरे किए गए, 24 स्वरूप पूरे किए गए हैं। और इसी तरह शिवरी नारायण के मंदिर के डोर फ्रेम पे जो केशव नारायण मंदिर पे वो किए गए हैं। डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर जी अपने शोध ग्रंथ में भी और इस बात का विशेष रूप से वो उल्लेख करते थे कि जब भी जाए इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट लीजिएगा। ये कुछ उदाहरणों की मैं चर्चा, तुमान एक उदाहरण है, आरंभिक उदाहरण, जिसमें थोड़ी एक गड़बड़ होती है। वो गड़बड़ की है वो शिव मंदिर, लेकिन द्वारशाख पे केपी वर्मा जी शायद उसे चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन द्वारशाख पर दशावतार उसमें दिखाए गए हैं, तो वो पीरियड का फर्क है या बाद में रिनोवेशन हुआ है या कंपोजिट बनाने की कोशिश की गई है, ये विचार का विषय हो सकता है। जांजगीर और पाली की मैंने नारायण पाल की भी चर्चा की, मल्हार के पातालेश्वर की चर्चा की। नगपुरा का मंदिर एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। नगपुरा अब जैन तीर्थ है और उसके कारण वो मंदिर जो तालाब के किनारे वहाँ राज्य संरक्षित स्मारक है वो लोगों के ध्यान में नहीं आता है। वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जो छिंदक नाग प्रकृति की जो स्थापत्य है वो जो रतनपुर कल्चुरी स्थापत्य की शैली है उसका मिक्स दिखता है, वो हाइब्रिड दिखता है। और उसमें ठीक 2 कुटीय स्तंभ या अर्ध स्तंभ जिसे कहा जाता है प्रवेश द्वार के दोनों पार्श्वों पर, तो वो ठीक जिस प्रकार से गनियारी के मंदिर में है या जिस प्रकार जांजगीर के विष्णु मंदिर में है, जो माना जाता है कि जिसके ऊपर मंडप की छत टिकी रही होगी, वो इस प्रकार की 2 बहुत भारी भरकम और ये स्तंभ नागपुरा के मंदिर में भी दिखाई पड़ते हैं। गनियारी का लेटर पीढ़ का मंदिर है, किरारी गोढ़ी का मंदिर है, किरारी गोढ़ी का एक छोटा मंदिर, सरगांव का भी परिवर्ती कालीन मंदिर है। 3 उदाहरण यहाँ मैं विशेष रूप से, जो बात पहले मैं आपको भूमिका में कह रहा था, क्षेत्रगत
अमरकंटक में देखिए तो अमरकंटक अगर आप सभी गए होंगे, जो करण डहरिया के मंदिर और त्रिकूट मंदिर, इस तरह से जो 3 मंदिर हैं, वो बहुत स्पष्ट रूप से, अगर हम, क्योंकि शहडोल जिला जो अब तो उमरिया, अनूपपुर और शहडोल 3 जिले हो गए, लेकिन पूरा का पूरा अगर शहडोल जिला हम देखें तो वो त्रिपुरी कल्चरियों के जो सबसे सुंदर मूर्तिकला और स्थापत्य के उदाहरण हैं वो वहाँ है। रहमान अली साहब ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है उस पर। आर.डी. बनर्जी साहब का पुराना काम है। मेरी गार्मिन मैडम ने बहुत महत्वपूर्ण उस पर कार्य किया है। तो ये जो चीज़ें हैं अमरकंटक में, लेकिन आप वहाँ भी एक पातालेश्वर शिव मंदिर है, वो पातालेश्वर शिव मंदिर जाइए तो वो बहुत स्पष्ट रूप से रतनपुर कल्चरियों का उदाहरण समझ में आता है। शहडोल से आप आगे बढ़े 12-15 किलोमीटर राजेंद्र ग्राम जो स्थान है, राजेंद्र ग्राम के पास जो धरहर नामक स्थान है, धरहर में एक मंदिर है 13वीं-14वीं शताब्दी का। वो बहुत स्पष्ट रूप से उसकी रूपरेखा त्रिपुरी कल्चरियों के बजाय रतनपुर कल्चरियों की तरह है। और यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय विस्तार में एक मंदिर जो बहुत कम नोटिस है, जिसकी कम जानकारी होती है, वो उमरिया से करीब 7-8 किलोमीटर है, वो मढ़ी बाग का मंदिर है। वो मढ़ी बाग का मंदिर भी बहुत स्पष्ट रूप से जो रतनपुर कल्चरियों की शैली है, उस शैली का मंदिर है। तो किस तरह से ये इंटरवीनिंग होती है, एक भौगोलिक क्षेत्र में एक अलग अलग चीजें मिलती हैं, उसका उदाहरण है। भोरमदेव और आराम का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि भूमिज शैली के मंदिर, भूमिज शैली को माना जाता था 2 चीजें, कि एक तो परमारों की शैली है, तो उसका ये अपवाद आता है कि ये परमारों के बनाए हुए नहीं है, पहली बात। और 2 मंदिर हैं स्पष्ट रूप से, एक फणिनाग वंशियों का मंदिर है, दूसरा स्पष्ट रूप से रतनपुर कल्चरियों का मंदिर है जो भांडदेउल आरंग का मंदिर है। दूसरी बात कि भूमि को कहा जाता था कि भूमि का यानी मालवा क्षेत्र का है, वो बात भी खारिज होती है। तीसरी बात ये कहा जाता था कि भूमि का अर्थ है कि उसमें प्लेटफॉर्म, व्यक्ति नहीं होती, वो भूमि से सीधे उत्पन्न होता है। कुछ हद तक भोरमदेव के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन आप आरंग जाए तो आरंग में काफी पर्याप्त ऊंचाई की जगती है। तो किस तरह से हम स्टाइल की बात करते हुए हमको इस तरह के वर्गीकरण में समस्याएं आती हैं। मेरा उद्देश्य इतनी बातों के पीछे यही दिखाना है, और ये साथ साथ दिखाना कि किस प्रकार इस कारण उसमें शोध की, उसके व्याख्या की संभावना हमेशा बनी रहती है। ऐसे उदाहरणों पे हम ध्यान अगर देते चलें। एक छोटी सी बात, सोमपुरा मैं आपको हमारे वर्तमान में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ आके प्रभाकर सोमपुरा एक परिवार है जो माउंट आबू में जिन्होंने मंदिर बनाया है पारंपरिक स्थापत्य शैली को लेकर। रायपुर निवासियों के लिए बहुत आसान है। जो समता कॉलोनी का खाटू श्याम जी मंदिर है, वो पुराने प्रिस्क्रिप्शंस के आधार पर बना हुआ सोमपुरा फैमिली का एक वो कमाल है। दूसरा, अगर आप कांकेर क्षेत्र के हैं तो गढ़िया पहाड़ के नीचे वहाँ जो जैन मंदिर बना है, वो एक उसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। और जिसको मंदिर स्थापत्य में बहुत रुचि हो, उसको बिना देरी किए हुए पांडुका चले जाना चाहिए। पांडुका में अभी जो मंदिर बन रहा है, वो सोमपुरा परिवार ही उसको डिजाइन कर रहा है। और मंदिर को बनते देखना, जैसे किसी इंसान को जब एनाटॉमी की पढ़ाई होती है तो डिसेक्शन करके पढ़ाया जाता है, चीर फाड़ करके बनाया दिखाया जाता है, तो उसी तरह आप किसी मंदिर को जब आप बनते देखते हैं, तब शायद उसके निर्माण की प्रक्रिया और उसके स्थापत्य के बहुत बारीकियों को आप बेहतर समझ पाते हैं। तो आप लोगों में से जिसे भी इंटरेस्ट है, बिना देरी किए आप पांडुका जा सकते हैं और वहाँ उस परिवार के लोगों से
मुझे खबर मिली थी तो मैं भाग के गया था। मुझे बहुत आनंद आया क्योंकि मैंने सोमपुरा जी का नाम लिया। आप भी नाम लीजिएगा तो आपसे तुरंत उन लोगों का आत्मीय लगाव हो जाएगा और आपको वो बताने लगेंगे, क्योंकि वो देख के समझ में आया कि ये तो सोमपुरा जी जिस तरह से काम, पद्मश्री हैं प्रभाकर और सोमपुरा और उनके परिवार के काफी लोग। जो अमरकंटक का बहुत विशाल जैन मंदिर है वो भी राम मंदिर, जो अयोध्या का राम मंदिर है, उसमें भी उनकी विशेषज्ञता का लाभ लिया जा रहा है। और यहाँ तो जैसा मैंने कहा खाटू श्याम जी मंदिर है जो समता कानून का। इस पे अब थोड़ी सी बात, जो आखिरी बात आप सभी शोधार्थियों के लिए विशेषकर, कि आपसे अपेक्षा क्या होती है। शोध दृष्टि की अपेक्षा होती है। लेख विवरण अगर पढ़ा जाता है तो वो आपके शोध पत्र को और आपकी शोध क्षमता पे वो प्रश्न चिन्ह लगाता है। आपकी शोध क्षमता, शोध दृष्टि को कम करता है। इसलिए बहुत विवरणात्मक आप अपने शोध पत्र को न रखें, तब आप एक बेहतर शोध पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। बार बार जो बात आती है मूल स्रोत की, जो अलग अलग टिप्पणियों में, कि जब भी हम किसी मूल स्रोत, और मैंने स्पष्ट किया है कि हम किसी स्थल की बात कर रहे हैं। कल एक पर्चा पढ़ा गया जिसमें अलग अलग स्थलों की बात थी। जब हुआ तो मालूम हुआ कि, और आजकल तो गूगल और विकिपीडिया का दौर है, तो आपको पूरा दुनिया की सैर वहां बैठे बैठे हो जाती है। तो कीजिए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। उन जानकारियों की मदद लेने में कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर आप शोध के लिए रुचि ले रहे हैं तो आपको मौके पे जाना जरूरी है। मौके पे जाके मौके की जानकारी इकट्ठा करना आपको बहुत जरूरी है। तो किसी भी अगर स्थल के बारे में बात कर रहे हैं, वस्तु की बात कर रहे हैं, तो उस वस्तु को यथासंभव स्वयं देखने और उसका परीक्षण करने का प्रयास कीजिए। किसी भी स्थल, किसी भी वस्तु, किसी भी स्मारक का प्रकाशन की जब बात हो रही है, मूल प्रकाशन, मूल स्रोत को आप देखने का प्रयास कीजिए। कोट 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 जो हुआ रहता है, कोटेशन साइटेशन, छठवीं बार जब होता है तो वो वाली कहानी तो आपने कभी प्रयोग में देखा होगा ना, कि एक के कान में एक कहा, दूसरे ने फुसफुसा के, और वो 50 लोग में घूम फिर के वो कोई गाली गलौज का शब्द बन जाता है। तो इसी तरह का कचरा मच जाता है शोध में भी, कि आप बहुत कोटेशन साइटेशन करते रहें तो वो फिर कई बार मक्षिका स्थानीय मक्षिका बनने लगता है। उसकी सावधानी रखनी चाहिए। ध्यान रखें कि आपके शोध पत्र में कोई नया तथ्य आया है क्या? अगर आया है तो उसे विशेष रूप से उल्लेख करें, शोध पत्र के आरंभ में या शोध पत्र के अंत में। मेरी बिल्कुल इस बात में दिलचस्पी नहीं होगी, मेरी मतलब किसी भी व्यक्ति की जिसके सामने आपका शोध पत्र रखा गया है, जो पढ़ रहा है या सुन रहा है, कि उसमें नए तथ्य क्या आए हैं, उसमें नई दृष्टि क्या आई है, नई व्याख्या आपने क्या की है, ये या आपने कोई विशिष्ट प्रकार से संयोजन किया है क्या। मैं उदाहरण के लिए अपने इसी पर्चे की बात कर रहा हूं कि मैंने संयोजन करने की कोशिश की कि क्षेत्र सीमाओं में किसी कला शैली को, स्थापत्य शैली को जो रोका जाता है उसको तोड़ने का प्रयास, किसी राजवंश के आधार पर कला शैली को निर्धारित किया जाता है उसको तोड़ने का प्रयास, और उसको तोड़ने के प्रयास में क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, स्पष्ट उदाहरणों के साथ उसकी चर्चा। ये आप तब वो चीज कहीं आपको लगेगा कि वो उसमें कोई शोध दृष्टि है, उसमें कोई आप, या अगर आपको ऐसा कुछ नहीं लगता तो आप नई संभावना क्या देखते हैं, आप अपना प्रस्ताव दीजिए कि ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, ये नई संभावना है, ये प्रस्ताव है। आप प्रस्तावित बहुत अच्छे प्रस्ताव भी एक बहुत अच्छे शोध पत्र की क्वालिटी हो सकते हैं कि उसमें एक अध्ययन का गंभीर प्रस्ताव हो, तथ्यों के आधार पर। आप जो लोग आर्कियोलॉजी से जुड़े हैं, पुरातत्व से, उन सभी को मालूम है कि जब उत्खनन का प्रस्ताव भेजा जाता है तो उत्खनन के प्रस्ताव में उत्खनन की स्वीकृति तभी आती है जब आप ये बता सकें स्पष्ट रूप से कि उत्खनन में आपको क्या प्राप्त होने वाला है।
ये पहले मुझे बड़ा अजीब लगता था कि खुदाई हुई नहीं है और बता दें कि हमको क्या प्राप्त होने वाला है, लेकिन नहीं, कोई भी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है वो प्राथमिक आधार पर, सर्वेक्षणों के आधार पर आप विंस में काम नहीं कर सकते। मेरा दिल कहता है कि यहाँ जरूर सोने की लंका है, तो आपका दिल कहता है तो आप अपना दिल बहलाते रहिए, खुदाई नहीं होगी। लेकिन जब आप सरफेस फाइंडिंग है, सरफेस फाइंडिंग के आधार पर माउंट है, ये सेक्शन है, सरफेस फाइंडिंग इस प्रकार की है, साइट हिस्ट्री इस तरह की है, जब आप डिटेल बताते हैं तो आपको खुदाई की अनुमति मिलती है। तो ये प्रस्ताव होता है, वो कैसे तार्किक और व्यवस्थित प्रस्ताव है, वो बहुत महत्वपूर्ण शोध और अध्ययन की पीठिका बनता है। ये मेरे कहने का पूर्व के कार्यों में विसंगति, आप सब लोगों के पर्चों में ये बात आ रही थी, इसने ऐसा कहा है, उसने ऐसा कहा है, इसके अनुसार वो है, उसके अनुसार ये है, किसी के अनुसार कुछ भी है। दो बातों में अगर विसंगति है तो उसमें आपकी अपनी कोई राय है क्या? आप अपनी कोई राय दे रहे हैं क्या? आपको दोनों बातों में, विसंगतियों में कौन सा पक्ष अधिक मजबूत लगता है, कौन सा अधिक तार्किक लगता है, किसके पीछे अधिक ठोस आधार है? क्या आप ये चर्चा कर रहे हैं? अगर चर्चा कर रहे हैं तो आप उन संदर्भों के इस्तेमाल या उन संदर्भों का इस्तेमाल करके आप अपनी अवधारणा जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो उसके पक्ष में है क्या, पक्ष से अलग है क्या? आप अगर रखते हैं तो वो भी एक नए शोध की संभावना है, शोध जितना ही महत्वपूर्ण है। एक दो छोटे छोटे उदाहरण अगर मैं कहूं तो संदेह में छोटा उदाहरण, आपके किसी की भावना को मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं कहूं कि रविंद्रनाथ टैगोर पेट्रा रोड नहीं आए थे, ये बात गलत है। बहुत सारे लोगों को इस बात के लिए ठेस लग सकती है, लेकिन अगर ये प्रश्न आप अपने से करें कि आए थे या नहीं आए थे, इसको मैं चेक करूं, तो आप चेक करने जाइए। आप चेक करेंगे तो आपको क्या प्रमाण मिलता है? जो प्रमाण मिलता है, क्या इस बात के लिए वो संतोष कारक है, समाधान कारक है कि उसके आधार पर यह तय किया जा सके, माना जा सके कि रविंद्रनाथ टैगोर पेट्रा रोड आए थे? एक दूसरा उदाहरण स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद रायपुर आए थे और वो 1.5 बरस थे, तो अब उसमें बातें होने लगती हैं कि 1.5 बरस से संगीत भी उन्होंने यही सीखा, भाव समाधि आते हुए पहली बार रास्ते में लगी, बूढ़ा तालाब में नहाते थे, वहां की मछली भी मार के खाते थे, किससे बनने लगे? आप जाके देखिए कि मूल स्रोत कहाँ से है, किसने ये कहा है, किसके आधार पे ये बात कही गई है, तो आपको मालूम होगा कि उसमें थोड़ा तो तथ्य है, कहीं ना कहीं तथ्य जरूर है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि वो यहाँ आए थे। लेकिन उसमें कितनी सारी बातें फिर किस्से कहानी बनने लगे और हम उन किस्से कहानी को दोहराने लगे, और हम जैसे होता है कि व्हाट्सएप का फॉरवर्ड मैसेज की हम कैसे फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसको अपने शोध पत्र का हिस्सा बनाने लगे। तो आप सोचिए कि आप कितनी हास्यास्पद स्थिति में पहुंच सकते हैं। इस बात के लिए बहुत सावधान रहना होगा। और अच्छा शोध पत्र कभी भी संयोग या लॉटरी नहीं होता कि मैंने लिख दिया है, देखता हूँ, हो सकता है चल जाए, हो सकता है ढक जाए, हो सकता है निकल जाए। लॉटरी नहीं है। अगर आपने खूब मेहनत की है, आपने बहुत परिश्रम उस पर किया है, और सार्थक परिश्रम मतलब संदर्भों को देखना, स्थलों को देखना, विभिन्न मूल ग्रंथों को देखना, अपने लिखे पर आप अपने लिखने के जितने बड़े आलोचक होंगे, आप मान के चलिए कि उतने आपको प्रस्तुत करने पे कम आलोचक और अधिक प्रशंसक मिलेंगे। हमेशा इस बात के लिए ध्यान रखिए। और अगर आप लिखते हुए बहुत मग्न रहे हैं, बहुत ज्यादा आप अभिभूत हैं कि मैंने कमाल कर दिया है, तो मान के चलिए कि उसमें सिर्फ आपको आलोचना मिलने वाली है। मैं आपको ये स्पष्ट कर सकता हूँ कि ये प्रस्तुत करते हुए सुबह जब मैं आ रहा था तो इस पूरे पेपर को मेरा मन हो रहा था कि मैं निरस्त कर दूं। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं था इससे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस सारगर्भित उद्बोधन के लिए।
नेक्स्ट देना, उसमें मेरा नंबर नेक्स्ट स्लाइड। ये इसमें चूंकि मेरा फोन नंबर है, किसी को ये सर ने आपसे कहा भी था कि अगर किसी को इस स्लाइड की ज़रूरत होगी तो वो आपसे शेयर करेंगे। सर का नंबर दिया हुआ है, आप लोग नोट कर लें। व्हाट्सएप पे आप अपना परिचय देके उनसे प्राप्त कर सकते हैं।